वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो फैक्ट क्या है और टॉपिक क्या है? फैक्ट ये है कि जो 2023 में सीआरपीसी, आईपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें जो संशोधन हुए हैं, संशोधन क्या हुए हैं, उनके नाम चेंज हुए हैं, तो नाम किनके चेंज हुए हैं, क्या फेरबदल है, वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी यूपीएसआई 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए, और इसमें हम लोग आईपीसी और बीएनएस में क्या डिफरेंस है, सीआरपीसी और बीएनएसएस में क्या डिफरेंस है। मतलब कि पहले जो आईपीसी हुआ करती थी, पहले सीआरपीसी हुआ करती थी, उसके जगह पे जो 2023 में बीएनएस और बीएनएसएस आया है उसमें किस सेक्शन में या कौन सी धारा चेंज हुई है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ी गई हैं, ये सारा जो है इस वीडियो में कवर होगा। तो यह वीडियो यूपीएसआई के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसके बारे में। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बीएनएस बोलते हैं। बी फॉर भारतीय, एन फॉर न्याय और स फॉर एस फॉर जो संहिता। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023। तो भारतीय न्याय संहिता के जो मुख्य परिवर्तन है वो क्या है वो हम लोग देख लें। तो पहले इसकी जगह पे आईपीसी हुआ करता था, इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड अंग्रेजों का जमाने का था। तो जो वर्तमान सरकार है उसका विचार था कि जो अंग्रेजों के जो बनाए हुए कानून थे अपने देश में अभी तक चल रहे हैं उनको चेंज किया जाए। इसी वजह से बीएनएस की बात की गई, बीएनएसएस की बात की गई और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात की गई। ठीक है, तो बीएसए जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य परिवर्तन है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य परिवर्तन क्या है? जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड है उसकी धाराओं की संख्या 511 से घटाकर बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता में 358 कर दी गई है। ठीक है, मतलब पहले जो सेक्शंस हुआ करते थे आईपीसी में उनकी संख्या 511 हुआ करती थी। आज की डेट में बीएनएस जो उसकी जगह पे आया है उसमें 358 ही सेक्शन है या धाराएं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें 20 नए अपराध भी जोड़े गए हैं। ठीक है, तो नए अपराध का मतलब जो पहले अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, जो क्राइम नहीं समझा जाता था, उनको भी क्राइम समझा गया है। और इस तरह के अपराधों की संख्या कितनी? 20 है। तो 20 नए अपराध को बीएनएस में जोड़ा गया है। ठीक है, तो बीएनएस में कितने नए अपराध? 20। कई अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। तो इनमें से जो बहुत सारे जो क्राइम हैं उनके लिए मिनिमम सजा क्या हो सकती है, मिनिमम दंड क्या हो सकता है, उसकी भी बात की गई है। और वो अनिवार्य न्यूनतम सजा होगी। ठीक है, उसमें सजा मिलना तय ही है। 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सामुदायिक सेवा की जो बात की गई है, छोटे मोटे जो अपराध होते हैं इस तरीके के जो 6 छोटे अपराध हैं उनके लिए कम्युनिटी सर्विस का जो है प्रावधान किया गया है। तो सामुदायिक सेवा का प्रावधान जो है 6 छोटे अपराधों के लिए किया गया है। कई अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। ठीक, जो फाइन का अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। बहुत सारे क्राइम में कई अपराधों में सजा की अवधि भी बढ़ाई गई है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पनिशमेंट होता है वह या तो इम्प्रिजमेंट मतलब कि सजा के तौर पे जेल, ये इसकी जो है बात की जाती है, या जो आर्थिक जुर्माना होता है वो भी सजा के तौर पे देखी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है इस बीएनएस के तहत बढ़ाई गई हैं। तो बीएनएस 2023 में कई अपराधों में जुर्माना की जो राशि है वो भी बढ़ाया गया है और कई अपराधों में जो सजा की अवधि है उसको भी बढ़ाया गया है। अब इसके साथ जो इंपॉर्टेंट इसके जो फीचर्स हैं उसकी बात करते हैं। तो क्या खास है बीएनएस में? महिलाओं और बच्चों के लिए खास इसमें जो प्रोविजन की जो है बात की गई है, क्या
उनके लिए प्रावधान है। ये देखिए, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक अध्याय में समेकित किया गया है। तो महिलाओं से संबंधित अपराध हो चाहे बच्चों से संबंधित अपराध हो, उनको एक ही चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि महिलाओं के लिए अलग अध्याय और बच्चों के लिए अलग अध्याय, नहीं, दोनों के लिए जो है एक ही अध्याय में जो है उनको शामिल किया गया है। अब धारा 69 जो जोड़ी गई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सेक्शन 69 है बीएनएस में, वह क्या कहता है? तो देखिए, झूठे वादे करके अगर यौन संबंध कोई बनाता है तो उस पे सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जैसे होता है कि झूठे मूठे वादे करके लोग जो है यौन शोषण कर लेते हैं, तो उसके लिए सेक्शन 69 में विशेष बात कही गई है। ठीक है, अब इसके साथ जो सेक्शन 70 की सब क्लास 2 है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसमें जो सामूहिक बलात्कार की सजा है वह क्या है? मृत्यु दंड। ठीक है, तो कैपिटल पनिशमेंट की डायरेक्ट बात की गई है बीएनएस की धारा 70 सब क्लास 2 में। तो 70 सब क्लास 2 को याद रखिए, सेक्शन 70 सब क्लास 2, जिसमें सामूहिक बलात्कार की सजा क्या है? सजाए मौत है। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बीएनएसएस बोलते हैं। ठीक, पहले ये जो है सीआरपीसी कहलाती थी। ठीक है, क्या? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहलाता था। तो अब उसकी जगह पे आप क्या याद रखेंगे? बीएनएसएस के रखेंगे। ठीक है, तो अब जो चेंजेस हैं, जैसे कि हम लोगों ने आईपीसी और बीएनएस में क्या चेंजेस थे उसकी बात की, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारतीय नागरिक संहिता 2023 जो बीएनएसएस है उसमें, और जो सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, सीआरपीसी में धाराओं की संख्या 484 से बढ़ाकर बीएनएसएस में 531 की गई है। ठीक है, देखिए आईपीसी में वहां पे 511 जो धाराएं थी उनको घटाया गया था बीएनएस में, लेकिन यहाँ पे जो सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, जो सेक्शन है, 484 से बढ़ाकर बीएनएसएस में 531 कर दिया गया है। तो 531 सेक्शन है किसमें? बीएनएसएस में। तो ये जो फैक्ट है आपको याद रखना है। ठीक, तो कितनी धाराएं हैं, कितने सेक्शन है बीएनएसएस में? 531। अब 177 जो सेक्शन है, जो धाराएं हैं, उनको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, जो सीआरपीसी की 177 सेक्शन थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है बीएनएसएस में। इसके अलावा 9 जो है नई धाराएं जुड़ेंगे, 9 आपको न्यू सेक्शन इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 14 जो धाराएं हैं वो निरस्त कर दी गई हैं। ठीक है, उनको रिपील कर दिया, उनको खत्म कर दिया गया है। अब ये तो मुख्य परिवर्तन आपको देखने को मिल गया सीआरपीसी और बीएनएसएस में। अब हम बात करेंगे इसके अलावा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट या मतलब कि कुछ विशेषताएं और देखते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से हर जगह जो है टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, आपकी पढ़ाई लिखाई हो या आपके अन्य जो भी काम है, घरेलू काम हो, ठीक है, या स्कूल के काम हो, कॉलेज के काम हो, ठीक, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर जगह आपको टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ी चढ़ी दिखाई पड़ रही है। तो इसी वजह से जो भारतीय न्याय संहिता हो गई, चाहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गया, उसमें टेक्नोलॉजी को भी लिया गया है। तो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में क्या बात कही गई है? तो जांच में प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए किसमें? जांच प्रक्रिया में। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में। मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्मानों में वृद्धि की गई है। ठीक है, जो फाइन का जो प्रोसीजर है, ठीक, जो फाइन का इंक्रीमेंट है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा बढ़ा दी गई है। ठीक, ये तो आईपीसी की जगह जो बीएनएस है उसमें भी बात की गई कि जो जुर्माने की राशि है उसमें बढ़ोतरी की गई है। एफआईआर, ठीक, एफआईआर जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर प्रक्रियाओं और पीड़ितों की सुरक्षा को सुव्यवस्थित करना। ठीक है, एट रैंडम एफआईआर वगैरह नहीं करना है, व्यवस्थित तरीके से एफआईआर जो है लिखा जाना चाहिए, ये बात कही गई है बीएनएसएस में। ठीक है, धारा 173। अब धारा 173 बहुत इंपॉर्टेंट है बीएनएसएस के संदर्भ में। क्या? तो धारा जो सेक्शन 173 है वह यह कहता है
जीरो एफआईआर, ठीक है, जीरो एफआईआर और ईएफआईआर का प्रावधान किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो एफआईआर और ईएफआईआर का प्रोविजन जो है वो कहाँ किया गया है, किस सेक्शन में किया गया है, तो बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 173 याद रखना है। तो अब आज की डेट में आप ईएफआईआर से मतलब कि आप जो है बिना पुलिस स्टेशन जाए ही आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बीएनएसएस की धारा 173 का हेल्प लेना होगा। अब धारा 176 सब क्लास 1 ख, ठीक है, अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सेक्शन 176 1 बी होगा, ठीक है। लेकिन हिंदी में, तो हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, धारा 176 1 ख। अब देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह कानून ऑडियो वीडियो के माध्यम से पीड़ित को बयान रिकॉर्डिंग का अधिकार देता है। अगर कोई पीड़ित है तो उसका ऑडियो और वीडियो, ठीक है, जैसे मान लिया कि ये मोबाइल है, इससे ठीक ऑडियो या वीडियो जो है रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, उसके बयान जो है मायने रखे जाएंगे। कौन, जो पीड़ित है, ठीक है, जो विक्टिम है। तो ये चीजें जो है ध्यान रखना है। तो ये सब सारे जो है वो रिकॉर्ड के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने इसमें ऑब्जर्व किया होगा क्या, कि ये जो है सिटीजन सेंट्रिक कानून लग रहे होंगे, मतलब कि जो नागरिक हैं, अपने देशवासी हैं, उनके उनके लिए जो कानून की व्यवस्था है वह सुगम हो सके, यह कानून उनके लिए हो सके, ये जो बात इनमें खास तौर से बात जो है वो रखी गई है, ठीक है। और वास्तव में जो 2023 में बीएनएस आया, चाहे बीएनएसएस आया, चाहे बीएसए आया, मूल मुद्दा यही था, क्या, यह जो है सिटीजन सेंट्रिक हो, ठीक है, कानून नागरिकों की सुविधा के लिए बने, ना कि नागरिकों को परेशान करे, नागरिकों को जो है उनके जीवन यापन में बाधा उत्पन्न करे, ठीक है। अगला जो है बीएसए है, क्या, बीएसए मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो इसको पहले बोलते थे इंडियन एविडेंस एक्ट, क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, आईईए। तो एविडेंस मतलब साक्ष्य होता है, ठीक है, एविडेंस साक्ष्य की जो इंग्लिश होती है एविडेंस होती है, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट पहले हुआ करता था, अब 2023 से आप इसको क्या जानेंगे, बीएसए जानेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब इसमें जो मुख्य चेंजेस हैं आईईए की तुलना में क्या है, तो देखिए आईईए में जो धाराओं की संख्या होती थी 167, तो 167 से बढ़ाकर बीएसए में 170 की गई। इसका मतलब कि इसमें भी 3 एक्स्ट्रा धाराएं जो है जोड़ दी गई हैं। तो आज की डेट में आपको बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको 170 सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए केवल और केवल आईपीसी में जो है यहाँ पे धाराएं जो है कम हुई हैं, अदरवाइज बीएनएसएस में भी धाराएं बढ़ गई, और जो बीएसए है भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसमें भी धाराएं बढ़ गई हैं, ठीक है। तो इसमें आईईए जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें 167 से बढ़कर 170 हो गई है सेक्शंस। अब इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है 24 जो सेक्शन है उनको चेंज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा 2 नई धाराएं जो है वो जोड़ी गई हैं, ठीक। इसके अलावा जो 6 धाराएं हैं उनको घटा दिया गया है, ठीक है, मतलब कि निरस्त कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। तो क्या आपको याद रखना है, 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 6 नई धाराएं जो है निरस्त की गई हैं। आगे अब इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। तो देखिए जैसा कि बीएनएसएस में था टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, इसमें भी जो है टेक्नोलॉजी पे जो है जोर दिया गया है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। तो जैसे जैसे देखिए जमाना जो है एडवांस होता चला जा रहा है, आप जो है पहले 2G फोन इस्तेमाल क्या करते थे, उसके बाद 3G पे आए, उसके बाद 4G पे आए, फिर इस समय आप 5G पे चल रहे हैं और कुछ दिनों के बाद 6G पे आप चलेंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि क्राइम भी अपग्रेड होता होगा। पहले जो है क्राइम जो अपराध हुआ करते थे वो अलग तरीके से हुआ करते थे, आज की डेट में जो अपराध हैं उनका रूपरेखा जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो वह अपराध जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल असॉल्ट हो, ठीक है, या अगर मेंटल टॉर्चर की बात करें जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम,
पे कुछ लोग जो है महिलाओं को हैरेस करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक अलग तरीके का अपराध है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग आज से अगर मैं 2000 से पहले जाऊं, ठीक है, तो ना तो फेसबुक था, ना तो इंस्टाग्राम था, यूट्यूब भी नहीं था, ठीक है, ये सब सारी जो 2005 के बाद की ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे भीषण तरीके से जो है अपराध हो रहे हैं, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के मौत का कारण भी बन जा रहे हैं। और ये अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल फ्रॉड का, तो करोड़ों रुपए के भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का बस एक ही अर्थ है कि क्राइम का स्वरूप चेंज हो रहा है, तो हमारे कानून का भी स्वरूप चेंज होना चाहिए। इसी वजह से 2023 का जो बीएसए आया है उसने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो रिकॉर्ड हैं उनको साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। डिजिटल साक्ष्य प्रामाणिकता के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, ठीक है। मान लीजिए ऑडियो हो गए, विजुअल्स हो गए, चैट हो गया, ये भी जो है वो एविडेंस के रूप में माना जाएगा, जो कि पहले ये चीज नहीं था, ठीक है। तो पहले इसलिए नहीं था क्योंकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो पुराना एक्ट था, और ये सब टेक्नोलॉजी जो है अब की है। तो जब वो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो इस वजह से जो इंडियन एविडेंस एक्ट थे उनमें इन सब बातों का जिक्र नहीं था। और इसी वजह से जब जो बीएसए जब नहीं आया था 2023, लोग जो है इनको एविडेंस साक्ष्य नहीं मानते थे, किसी का चैट हो गया, ऑडियो रिकॉर्ड हो गया या वीडियो हो गया, राइट। चलिए धारा 2(1) घ की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सब क्लास 1 डी। इसमें दस्तावेजों की विस्तारित परिभाषा बताई गई है कि डॉक्यूमेंट्स मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं, उसको जो है इसमें डिफाइन किया गया है। जो सेक्शन 61 है, धारा जो 61 है, वह कहता है डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता में समानता दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो डिजिटल एविडेंस है उनको वरीयता की बात की गई है, ठीक। ओके, तो आपके जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे तो उसमें इस तरह से रख दिया जा सकता है प्रश्न के ऑप्शंस में, क्या डिजिटल एविडेंस बीएसए के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, हाँ। धारा 62 और 63, जो सेक्शन 62 और 63 है, वह क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता दी गई है। तो जो अभी मैंने बोला कि ऑप्शंस में आ जाता है कि क्या डिजिटल रिकॉर्ड को जो हम साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं अदालतों में, जी हाँ, जो डिजिटल रिकॉर्ड है वह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला, अब हमने जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता उसको देखा, बीएनएसएस है, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और बीएसए देखा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम बात करेंगे कि जो यह 2023 में जो चेंजेस हुए हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए क्या विशेष प्रावधान है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम कोई भी हो, महिला, बच्चे, किसान, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या जो अपने अपने देश के जो मार्जिनल लेवल पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं को पढ़ रहे हैं तो उसमें महिलाओं और बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं, तो महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं उसको देख लेते हैं। नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 37 धाराएं शामिल की गई हैं। इसका मतलब कि जो पहले महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुआ करते थे उनको अपराध नहीं समझा जाता था, अब उनको अपराध समझा जाएगा, और इसके लिए 37 धाराएं, मतलब इसमें 37 नई धाराएं जो है वो शामिल की गई हैं, ठीक है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में लिंग तटस्थ बनाया गया है, और यह बीएनएसएस की जो धारा है, बीएनएसएस की जो धारा है 2 वह कहती है, ठीक है। तो इसमें जो है बिना लैंगिक भेदभाव के जो है इसमें बात कही गई है, क्या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में, ठीक है, विक्टिम हो चाहे एक्यूज्ड हो, दोनों में जो है लिंग तटस्थ होकर बात रखी गई है, और यह है बीएनएसएस की धारा 2। 18 वर्ष से कम आयु
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 18 साल से कम आयु की लड़की है, ठीक है, उसके साथ अगर सामूहिक बलात्कार होता है, ठीक, तो उसमें सजा की क्या बात कही गई है, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जैसे शुरू में ही मैंने बताया कि जो धारा 70 है, जो सामूहिक बलात्कार है, अगर 18 वर्ष की कम आयु की लड़की है तो उसके साथ अगर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता है, ध्यान रखिएगा, सामूहिक बलात्कार होता है तो उसके लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की बात की गई है। और यह BNS जो भारतीय न्याय संहिता है उसका सेक्शन जो 70 है वो कहता है, ठीक है। झूठे वादे या छद्म पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा 69 में। तो अपने लेक्चर के शुरू में ही हमने बात किया था कि अगर कोई झूठे मूठे वादे करके यौन शोषण करता है तो वह सेक्शन 69 BNS की सेक्शन 69 के तहत सजा का पात्र होगा। चिकित्सक जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं, बलात्कार से जो पीड़ित महिला है उसकी मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों का, यहाँ पे जो 7 डेज है एकदम याद रखिए, 7 डेज के अंदर, ठीक है, 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजने का आदेश दिया गया है। तो जो मेडिकल ऑफिसर होगा वह लेट लतीफी नहीं करेगा। तो जो बलात्कार से पीड़ित महिला है उसकी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जो है जांच अधिकारी को भेज देगा। और यह बात कही गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 51(3) में, ठीक है। यह बात किसमें कही गई, BNSS 2023 की जो सेक्शन 51 एंड सब क्लॉज 3 है उसमें। नेक्स्ट, अब जो हमारा जो न्याय प्रणाली है उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसका समावेश किया गया है, जिसमें जैसे कि हम लोगों ने जो है BNS में देखा, BNSS में भी देखा और BSA में भी देखा, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे समराइज किया गया है, क्या क्या बात की गई है किस सेक्शन के तहत, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जो धारा 173 है BNSS की, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 173 है वह क्या कहता है, आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी चरणों का व्यापक डिजिटलीकरण किया गया, ठीक है। इसमें ई रिकॉर्ड, 0 FIR, ई FIR, समन, नोटिस, दस्तावेज प्रस्तुत करना और ट्रायल शामिल है। तो सबका जो है डिजिटल रिकॉर्ड होगा। अब डिजिटल रिकॉर्ड के फायदे क्या हैं, डिजिटल रिकॉर्ड के फायदे ये होंगे कि वह काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, और उसको एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसमें क्या है, मिनटों चंद सेकंड में जो है वो दस्तावेज जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जो डिजिटल एविडेंस है उस पर खास तौर से ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो धारा 173 BNSS को याद रखना है। पीड़ितों के इलेक्ट्रॉनिक बयान के लिए ई बयान मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में जो है उनके जो रिकॉर्ड मतलब कि जो बयान होंगे, ठीक, स्टेटमेंट होगा, उनको जो है वो दर्ज किया जाएगा। तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, फोन का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, गवाहों या कैमरा, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए ई अपीयरेंस की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई अपीयरेंस का मतलब क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, जैसे मान लिया कि मैं जो है प्रयागराज में हूँ, ठीक है, और मुझको प्रस्तुत होना है दिल्ली में, तो यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मैं दिल्ली के हाई कोर्ट में उपस्थित हो सकता हूँ, ऐसी सुविधा, ठीक है। तो पीड़ितों के इलेक्ट्रॉनिक बयान के लिए ई बयान, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए ई अपीयरेंस की शुरुआत की गई है। और यह बात किसमें की गई है, BNSS का जो सेक्शन है 530, तो जो BNSS की धारा 530 है, इसमें यह बात कही गई है। तो अच्छा, इस तरीके आप देखिए तो लग रहा है ना कि जो भारत के जो नागरिक हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनकी सुविधा के लिए ये सब बातें समावेशित की गई हैं। दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी परिभाषा में सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वॉइस संदेश शामिल होंगे। एक चीज और आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो बातें जो कही जा रही है ना, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि यह जो युग भी जो चल रहा है वह
डिजिटल डिजिटल युग चल रहा है, ठीक है। तो डिजिटल एरा में जो क्राइम भी होगा वो कैसा होगा, डिजिटल ही होगा। तो इस वजह से उस क्राइम को निपटाने के लिए भी हमारा जो जो न्याय प्रणाली भी वो भी कैसी होनी चाहिए, वो भी एडवांस होनी चाहिए। और कैसी एडवांस, जिस तरीके का क्राइम उस तरीके का हमारे न्याय प्रणाली, मतलब वो भी डिजिटल होना चाहिए, ठीक है, उसका भी डिजिटलीकरण होना चाहिए। तो दस्तावेजों की परिभाषा में सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वॉइस संदेश शामिल होंगे। साक्ष्य का कानून अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालतों में भौतिक साक्ष्य के बराबर मानता है। और यह बात कही जाती है, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट होता था जिसकी जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया BA, उसकी धारा 2 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी, तो सेक्शन 21D में बात कही गई, धारा 21D में यह बात कही गई है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं उनको जो पहले भौतिक साक्ष्य जितना इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए कोई जो है भौतिक रूप से उपस्थित हो जाए, ठीक है, जैसे मैं अभी जैसे प्रयागराज में हूँ, ठीक है, तो मैं अपने रूम में क्या हूँ, साक्षात भौतिक रूप से मैं उपस्थित हूँ, लेकिन आप लोग के सामने, आप लोग के रूम में मैं डिजिटली प्रेजेंट हूँ, ठीक। तो मेरा जो डिजिटल प्रेजेंस है आपके रूम में, और मेरा जो यहाँ प्रयागराज के इस स्टूडियो में जो मेरा जो भौतिक उपस्थिति है, वो दोनों एक बराबर माना जाएगा। किसके तहत, ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2 की धारा 21B के तहत। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं। कानून के तहत द्वितीयक साक्ष्य जो सेकेंडरी एविडेंस हैं उनका दायरा व्यापक हो गया है, जिसमें जो सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत क्या आता था, जैसे कि मौखिक स्वीकारोक्ति, लिखित स्वीकारोक्ति, जैसे होता है ना कि मौखिक रूप से हमने जो है अपराध को कबूल कर लिया है या बात को मान ली है, ठीक है, तो आप मौखिक तौर से या लिखित तौर से आप जो है मान लेते हैं। और दस्तावेज की जांच करने वाले कुशल व्यक्ति का साक्ष्य शामिल है। तो यह बात की गई है BSA जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसकी धारा 58 के तहत। तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी के लिए प्रक्रियाएं शुरू की गई, जिसमें जब्त वस्तुओं, ठीक है, जब्त वस्तुओं की सूची और गवाहों के हस्ताक्षर तैयार करना शामिल है। यह बात किया गया BNSS की धारा 105 में, ठीक है। तो BNSS का जो धारा है, धारा 105, उसमें क्या बात कही गई, उसमें बात कही गई है कि तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें अब वस्तुओं की सूची और गवाहों के हस्ताक्षर तैयार करना शामिल है। पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है। अब जो विक्टिम सेंट्रिक जो व्यू है वह हमारी न्याय प्रणाली में जो है रखा गया है। तो जो पीड़ित है उसके साथ जुर्म ना हो, उसकी परेशानी को कम रखा जाए, तो हमारी जो न्याय प्रणाली है उनके लिए सुगम रहे, सुचारू रहे, उसमें उसके लिए क्या बात कही गई है। तो देखिए, जो पीड़ित है या पीड़ितों को आपराधिक कार्यवाही में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है तथा उसे मुकदमा वापस लेने से पूर्व सुने जाने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। यह बात कही गई BNSS की धारा 360 के तहत। अच्छा, एक चीज, अगर आपके प्रश्न के ऑप्शंस में जो ऑप्शंस रखे जाएं उसमें आपको ये भी समझना होगा कि यह बात BNSS के तहत कही जा रही है कि BSA के तहत कही जा रही है, कि जो भारतीय न्याय संहिता है BNS उसके तहत कही जा रही है, ठीक है। तो लैंग्वेज को अगर सिटीजन्स को सुविधा देने वाली बात अगर कहीं पे आपको दिखाई पड़ रहा है तो आपको पकड़ लेना चाहिए कि वह बात जो है BNSS में कही जा रही है। पीड़ित को FIR की एक प्रति प्राप्त करने तथा उसे 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है, ठीक है। और यह बात कही गई है BNSS की धारा 193(3)(2) के तहत, ठीक है। तो BNSS की धारा 193(3)(2) के तहत यह जो बात कही गई है। गवाहों को धमकियों और भय से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। यह बात भी कही गई है BNSS की धारा 398 के तहत।
जैसे आप लोग जो है पुरानी मूवी में देखते होंगे कि बहुत सारे गवाह जो है अदालत तक पहुंच ही नहीं पाते थे। जो विलेन हुआ करता था, उसके जो आदमी हुआ करते थे, गवाहों को बीच रास्ते में ही निपटा दिया करते थे। या आपने देखा होगा कि हीरो की माँ किडनैप करके रखा है कि वो गवाह ना, जैसे उसकी बहन किडनैप होके रखी है, विलेन जो है आने ही नहीं देता था कहाँ, कोर्ट में। तो इस तरीके से जो पीड़ित हुआ करता था उसको न्याय नहीं मिल पाता था। मतलब कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, गवाह जो है किसी को सजा दिलाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गवाहों की सुरक्षा की बात भी इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये जो बात कही गई कि जैसे गवाहों को कोई धमकी दे रहा है, भय से बचाने के लिए क्या किया गया, गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। और यह बात किसमें की गई, बीएनएसएस का जो सेक्शन 398 है उसके तहत। अब नेक्स्ट, बलात्कार पीड़िता का बयान केवल महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। अगर कोई रेप विक्टिम है, बलात्कार पीड़ित महिला है, तो उसकी सुनवाई केवल महिला मजिस्ट्रेट ही करेगी। उसकी अनुपस्थिति में, किसी महिला की उपस्थिति में, ठीक, जैसे मान लिया कि महिला मजिस्ट्रेट नहीं है, तब क्या होगा, तो देखिए तब उसके लिए एक और बात कही गई कि किसी महिला की उपस्थिति में पुरुष पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। और यह बात कही गई है धारा 183 6A के तहत। ठीक है, तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएसएस, उसका सेक्शन 103 सब क्लॉज 6A को याद रखना है आपको। इसमें कहा गया है कि कोई अगर रेप विक्टिम है, बलात्कार पीड़िता है, तो उसका बयान जो है महिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही लिया जाएगा। अगर महिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है, तो किसी महिला की उपस्थिति में किसी पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका बयान दर्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पे पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट तभी उसका बयान दर्ज करेगा जब कोई महिला उपस्थित होगी। ठीक है, यह बात किसमें कही गई, बीएनएसएस का जो सेक्शन 103 6A है उसके तहत। अब चलते हैं आगे। अपराध एवं दंड को पुनर्परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो अपराध जो क्राइम है और जो दंड है, मतलब कि जो सजा है, उसको फिर से जो है परिभाषित किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, छीना झपटी एक संज्ञेय, ठीक है, संज्ञेय और गैर जमानती और गैर समनीय अपराध है। ठीक है, अगर आप छीना झपटी कोई करता है तो वो जो है क्या होगा, संज्ञेय अपराध होगा। ठीक है, और नॉन बेलेबल होगा, गैर जमानती, नॉन बेलेबल, बेल वगैरह नहीं मिलेगी, और गैर समनीय अपराध है। और यह बात कही गई बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 304 के तहत। तो बीएनएस के जो सेक्शन 304 है उसमें छीना झपटी एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है और गैर समनीय अपराध है। आतंकवादी कृत्य की परिभाषा क्या दी गई है, इसमें ऐसे कृत्य शामिल हैं जो भारत की आतंकवादी गतिविधियों में कौन सा कृत्य होगा, ध्यान रखिए, जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं या किसी समूह में आतंक फैलाते हैं, वह सारे जो है आतंकवादी कृत्य कहलाएंगे, टेररिज्म एक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो टेररिज्म एक्ट क्या है, आतंकवादी कृत्य क्या है, जो अपने देश मतलब भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, यहां ध्यान रखिएगा, आर्थिक सुरक्षा भूल मत जाइएगा, आर्थिक सुरक्षा के लिए अगर खतरा पैदा करते हैं तो ये सारे के सारे जो है किसमें आएंगे, आतंकवादी कृत्य के तहत आएंगे। ठीक है, या ऐसा कोई भी समूह किसी भी समूह में आतंक फैलाते हैं तो वह सब का सब जो है आतंकवादी कृत्य के अंतर्गत आएगा, टेररिज्म एक्ट के अंतर्गत आएगा। और यह बात कही गई है बीएनएस की जो धारा है 113। ठीक है, अब राजद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, सेडिशन, राजद्रोह को सेडिशन बोलते हैं। ठीक, तो राजद्रोह में उसको भी जो है जान लीजिए कि राजद्रोह का क्या मतलब होगा। तो राजद्रोह में परिवर्तन किया गया है, राजद्रोह के अपराध को समाप्त कर दिया गया है तथा
भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करने के लिए देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहले जो सेडिशन हुआ करता था, जो राजद्रोह हुआ करता था, अब क्या होगा, देशद्रोह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देशद्रोह। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। क्यों, क्योंकि जब जब जो है बीएनएस की जब बात की जा रही थी भारतीय न्याय संहिता 2023 में, तो यह काफी जो है चर्चा में था। ठीक है, कि जो पहले राजद्रोह होगा अब देशद्रोह कहलाएगा। ठीक है, तो क्या है, भारत की एकता और अखंडता खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करने के लिए क्या शब्द है, देशद्रोह। तो इसकी जो धारा है बीएनएस की धारा 152 के तहत देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मॉब लिंचिंग बहुत हाईलाइट रहता है, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग पहले समझ लीजिए कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो गौ तस्कर हैं, ठीक है, उनको उनको बहुत सारी भीड़ जो है सड़कों पर इकट्ठा होकर उनको जो है उनके साथ अपराध करती है। ठीक है, उनको मारती है, पीटती है, और कभी कभी इसमें जो है उनकी मौत भी हो जाती है। तो इस तरीके से सामूहिक तौर पे लोगों के द्वारा जब अपराध किया जाता है तो इसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग को एक ऐसे अपराध के रूप में शामिल किया गया जिसके लिए अधिकतम सजा क्या है, मृत्यु दंड है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे अधिकतम मैक्सिमम क्या होगा, उनको मृत्यु दंड भी मिल सकता है। ठीक, यह बात कही गई बीएनएस की धारा 103 का सब क्लास 2 के तहत। ठीक है, तो सेक्शन 103(2) में बात कही गई है कि मॉब लिंचिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें अधिकतम सजाए मौत है। संगठित अपराध जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है, उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है किसमें, बीएनएस की धारा 111 के तहत। तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 111 क्या कहता है, वह संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डिफिनेशन आपको जाना है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, तो उसके लिए आपको भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 111 को पढ़ना होगा। नेक्स्ट, समय पर और शीघ्र न्याय। ठीक है, अगर भारतीय न्याय प्रणाली की बात किया जाए तो इसमें हमेशा से कंप्लेन रहा है कि टाइम पे जो है न्याय नहीं मिलता है। इसके लिए समय और शीघ्र न्याय मिले, इसकी बात क्या कही गई है, तो उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो डील करते हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए, समय अवधि के लिए बीएनएसएस, ठीक, तो भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है उसमें 45 धाराओं को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें नए जो है 45 सेक्शंस जो हैं वो जोड़े गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, किसमें, बीएनएसएस में, बीएनएसएस में। ठीक है, आरोप पर पहली सुनवाई के प्रारंभ से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। ठीक है, तो पहली जो है अगर सुनवाई हो चुकी है तो 2 महीना, ये भी याद रखिए, 60 दिन या 2 महीने के भीतर क्या कर देना है, आरोप फिक्स हो जाना चाहिए कि या इसने ये काम या यह कृत्य किया है। ठीक है, आरोप तय हो जाएगा। यह बात कही गई है बीएनएसएस की धारा 251 के तहत। जो सेक्शन 251 है बीएनएसएस का, वह यह कहता है कि अगर एक पहली सुनवाई हो चुकी है तो उससे 2 महीने के भीतर आरोप तय हो जाना चाहिए। और यह बात कही गई बीएनएसएस का सेक्शन 251। आरोप तय होने की तारीख से, ध्यान दीजिए, जब आरोप तय हो गया उसकी तारीख से 90 दिन पूरे होने के बाद घोषित अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति में अभियोजन की कार्यवाही शुरू होना चाहिए। ठीक है, या शुरू होनी चाहिए। यह बात कही गई बीएनएसएस की धारा 356 के तहत। ठीक, अब इसी क्रम में आगे देखिए, अभियोजन के लिए मंजूरी, दस्तावेजों की आपूर्ति, प्रतिबद्ध कार्यवाही, निर्वहन याचिकाओं को दाखिल करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिकाओं को दाखिल करना, निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना।
अनिवार्य किया गया है। और यह बात कही गई है धारा 251 बीएनएसएस का जो सेक्शन 251 है और सेक्शन 258 है, उसके तहत यह बात कही गई है कि एक समय निर्धारित किया जाएगा, उसी समय अवधि के अंतर्गत ये काम आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब हम लोग याद करेंगे सन्नी देओल की एक मूवी है दामिनी, उसमें डायलॉग है क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक, तो अब सन्नी देओल जो है अब ऐसा डायलॉग जो है नहीं बोल पाएंगे अगर यह सिस्टम अच्छी तरीके से काम किया तो। ठीक है, तो एक होता है ना कि कानूनी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, वो उसके लिए भी जो है एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? कानून को पाने के लिए भी एक कानून होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। समन जारी करने और उसकी तामील करने तथा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, तो यह बीएनएसएस की धारा 530 के तहत की गई है कि समन जारी करना हो, ठीक है, और उसकी तामील करना हो तो न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। ठीक है, तो ई समन जारी कर दीजिए, ये थोड़ी नहीं कि जो है दो कांस्टेबल जो है जो अपराधी है जिसको समन जारी करना है उसको जो है उसके घर पहुंचे जाके कर रहे हैं। तो ये सब जो फिजिकल वर्क हुआ करते थे उसको जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रिड्यूस किया गया है। ये जो है बीएनएस हो चाहे बीएनएसएस हो चाहे बीएसए हो, तीनों में जो है इस बात का जो है ध्यान रखा गया ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, अगर दस्तावेज हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए, अगर एविडेंस हैं तो उनका ऑडियो हो गया चाहे वीडियो हो गया, उसको एज ए एविडेंस या जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको एज ए एविडेंस लिया जाए। और एक और चीज बीएसए में साफ बोला गया है कि अगर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें साफ बोला गया है कि जो डिजिटल दस्तावेज हैं, ठीक है, जो डिजिटल एविडेंस हैं, उनकी अहमियत उतनी है जितने जो फिजिकल एविडेंस है। ठीक, जो भौतिक साक्ष्य हैं उतना ही अहमियत डिजिटल साक्ष्य भी रखते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन क्या है? मजिस्ट्रेट को उन मामलों में समरी ट्रायल करने का अधिकार है जिसमें 3 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो है उसमें ट्रायल जो है वो कर सकता है, समरी ट्रायल कर सकता है जिसमें ये लग सकता है कि 3 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड आपका क्या है? 3 ईयर। ठीक है, समय पर न्याय, आरोप पर पहली सुनवाई शुरू होने से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। किसी भी आपराधिक अदालत में मुकदमे के समापन के बाद निर्णय की घोषणा 45 दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा। ये नहीं कि जो है जज साहब फाइल को दबा के रख लिए, नहीं, 45 दिनों के अंदर जो है आप उनका निर्णय सुनाइए और उनको चलता करिए। यह बात कही गई बीएनएसएस की धारा 251 258 के तहत। अभियोजन निदेशालय की बात की गई है, इसमें क्या है? राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा। तो हर एक स्टेट में अभियोजन निदेशालय की बात की गई है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय होंगे। अभियोजन निदेशालय न्यायालयों में मामलों की कार्रवाइयों के शीघ्र निपटारे और अपील फाइल करने पर अपनी राय देने और मॉनिटर करेंगे। ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग करने का भी काम इन निदेशालयों का होगा और जिला स्तर पे होंगे ये भी। ठीक है, यह बात कही गई बीएनएसएस की धारा 20 के तहत। तो यहाँ पे धारा 20 को याद रखिए। पूछताछ और परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक, पूछताछ और परीक्षण के लिए क्या? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसमें क्या है? सभी पूछताछ और परीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही आयोजित किए जा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आयोजित किए जा सकते हैं। यह धारा 530 बीएनएसएस की धारा 530 कहती है। विचाराधीन कैदियों की रिहाई। ठीक, तो पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों को रिहा किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट टाइम कोई किसी ने क्राइम कर दिया तो उनको रिहा किया जा सकता है, लेकिन कैसे? यदि विचाराधीन कैदियों की हिरासत अवधि सजा की 1/3 तक पहुंच जाती है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो है उनको जो है हिरासत में ऐसे ही ट्रायल में ही रखा जाता है, तो जितना जिस लेवल का उन्होंने क्राइम किया नहीं रहता है, जैसे मान लें कि किसी के क्राइम करने की जो सज़ा है वो 6 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक,
लेकिन पता चला कि 4 वर्ष तो वो ट्रायल में ही निकाल दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है ऐसे जो विचाराधीन कैदी हैं उनको रिहा भी किया जा सकता है। तो देखिए यही बात की गई, यदि विचाराधीन कैदियों की हिरासत अवधि सजा की 1/3 तक पहुंच जाती है तो धारा 479 बीएनएसएस की धारा 479 यह कहता है कि उनको रिहा कर देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जो है अक्सर न्यूज में सुनते भी होंगे, ठीक, कि एक एक व्यक्ति था, ठीक, उसने अपराध किया भी नहीं था, अभी उसका अपराध जो है सिद्ध भी नहीं हुआ, लेकिन अपराध सिद्ध होते होते, ठीक, वह 30 साल जो है सजा काट चुका जेल में। ठीक, और अंत में पता चला कि उसने अपराध किया ही नहीं था। अब सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो इस तरीके जो कैदियों हैं उनके लिए जो है रिहाई की बात की गई है बीएनएसएस की धारा 479 के तहत। पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता। ठीक है, तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य है, यह बात कही गई है बीएनएसएस की धारा 105 के तहत। ठीक है, तो जैसे मान लें कि पुलिस तलाशी के लिए आती है, जब्ती के लिए आती है, तो ये भी तो हो सकता है कि जो कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहा वही जो है गैर कानूनी काम कर दे। जैसे मान लें कि तलाशी कर रहा है, महंगे सामान है, महंगे सामान को जो अपने पॉकेट में रख लिया। ठीक, तो इसलिए वीडियोग्राफी होती रहे, कौन क्या कर रहा है पूरे रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल रहे, यह बात कही गई है बीएनएसएस की धारा 105 के तहत। कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जो अगर सीरियस इलनेस है तो है, या 60 वर्ष से अधिक की आयु का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो कि पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखिए, यहाँ पे 60 वर्ष याद रखना है आपको कीवर्ड, और गंभीर बीमारी, तो इनके लिए जो है एक स्पेशल छूट दी गई है। उनकी अगर बात की जा रही है गिरफ्तारी की, ठीक है, ठीक है, कारावास की, तो उसमें जो है जो उप अधीक्षक, जो डीएसपी है, जो डीएसपी डीवाईएसपी जिसको बोलते हैं, उसके नीचे की पंक्ति का कोई अधिकारी उनको इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यह जो बात की गई है धारा बीएनएसएस की धारा 35 का सब क्लास 7 के था। ठीक है, तो बीएनएसएस की धारा 35(7) में यह बात कही कि कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या 60 वर्ष से ज्यादा की आयु हो, तो ऐसा अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के लेवल का हो, वह यह काम नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं शामिल की गई हैं। ठीक है, मोर देन 20 सेक्शन जो है वो शामिल किए गए हैं। असंज्ञेय मामलों में ऐसे सभी मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पाक्षिक रूप से भी भेजी जाएगी, यह बात की गई है बीएनएसएस की धारा 174(1)(2) के तहत। ठीक है, तो सेक्शन 174(1)(2) बीएनएसएस का जो सेक्शन 174(1)(2) है उसके तहत कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या, जो आईपीसी और बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी की जो धाराएं थी उनमें क्या समानता और क्या डिफरेंस है वो हम याद रखेंगे। इसके साथ हम लोग याद रखेंगे सीआरपीसी और जो बीएनएसएस है उसमें समानता और डिफरेंस क्या थे उनके बारे में। ठीक है, तो ये पूरी जो है जो उनके सेक्शन है इसका एक तुलनात्मक स्लाइड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी स्लाइड ही मैं वेरी इंपॉर्टेंट में रख रहा हूँ। ठीक है, तो इधर जो है आईपीसी की धारा दी गई है और यहाँ पे बीएनएस की धारा दी है। ठीक है, तो देखिए विषय क्या है, 302 आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या की सजा हुआ करती थी। ठीक है, हत्या की सजा हुआ करती थी और इसमें जो है मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, अब जो है ये बीएनएस के तहत 103 हो गया है। जो आईपीसी में 302 था, जो 302 में बात कही गई थी, अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 हो गया है। आईपीसी में 304 बी दहेज मृत्यु के लिए जो सजा थी, अब यह बात कही जाएगी बीएनएस में धारा 80 के तहत। तो अब जज साहब जो है ना, जो होता था ना कि हम आईपीसी की धारा 302 के तहत इनको
फांसी पर लटकाने की सजा देते थे। ठीक है, थोड़ा सा डायलॉग जो है मिसमैच हो रहा होगा, ठीक, अगली बार मैं प्रैक्टिस करके आऊंगा, राइट। तो अब आईपीसी की जगह पे जज साहब क्या बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत इस अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। चलिए 379 की बात करते हैं, चोरी की सजा आईपीसी में जो 379 में बात की गई थी, अब बात की जाएगी बीएनएस में धारा 303 के तहत। बलात्कार की सजा आईपीसी में 376 लगा करता था, अब बीएनएस में कौन सी धारा लगेगी, धारा 64। ठीक, जो धोखाधड़ी के लिए 420 जो आईपीसी की सेक्शन 420 हुआ करता था, वो धोखाधड़ी के लिए हुआ करता था, अब बीएनएस में क्या होगा, धारा 318। ठीक, तो पहले जो है आम बोलचाल में जो फरेब टाइप के लोग हुआ करते थे उनको 420 बोलते थे, बोला जाता था। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि यार वो तो 420 माइंडसेट का है, अब क्या बोलेंगे आप लोग, अरे यार वो तो 318 माइंडसेट का है। ठीक है, तो जो धोखाधड़ी करते हैं, धोखेबाज टाइप के लोग होते हैं, फरेबी टाइप के लोग होते हैं, अब उनको बोलेगा 318। क्या क्या बोलेंगे, 318। ठीक, ओके। 498A इसको भी भूल जाइए, क्योंकि ये आईपीसी में हुआ करता था। इसमें पति द्वारा क्रूरता का शिकार महिलाएं। ठीक है, थोड़ा आज की डेट में थोड़ा सा ये संदर्भ जो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आ गया है और ये जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं। तो पति द्वारा क्रूरता का शिकार महिलाओं के लिए जो बात कही जाती थी आईपीसी की धारा 498A के तहत की जाती थी, अब बीएनएस में क्या बोलेंगे, 85। जो आईपीसी में 120B हुआ करता था, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा, वह अब बीएनएस में धारा 61 के तहत यह बात कही जाएगी। अब इसी तरीके से हम लोग जो है सीआरपीसी और बीएनएसएस में बात करेंगे। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें क्या समानताएं हैं, देखिए। जो सीआरपीसी की धारा 144 हुआ करती थी, अब बीएनएसएस में आप 163 पढ़ेंगे। अब धारा 163 के तहत तो क्या बात थी, बात यह थी कि कार्यकारी जो एक्टिंग जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, जो सीआरपीसी की धारा 151 है, संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी की बात करता है। अब हम बात करेंगे बीएनएसएस के तहत धारा 170 में। ठीक है, क्या अब बीएनएसएस की धारा 170 के तहत संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी है। 154 जो सीआरपीसी की धारा 154 है वो प्राथमिकी की बात करता है, अब बीएनएसएस के तहत 173 में बात की जाएगी। जो सीआरपीसी की धारा जो 173 है फाइनल रिपोर्ट की बात करता है, अंतिम रिपोर्ट की बात करता है। अब बीएनएसएस में धारा 193 होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे सीआरपीसी में 173 है, अब बीएनएसएस 2023 में आप क्या बोलेंगे, सेक्शन 193। अब जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं इस लेक्चर में कि यह जो एक्ट है, जो न्याय प्रणाली में जो सुधार किया गया है वो सिटीजन सेंट्रिक है। ठीक है, नागरिकों को ध्यान में रख के ये जो है कानूनी प्रावधान बनाए गए। ठीक है, तो देखिए नागरिक केंद्रित कानून, तो भारतीय लोकाचार को अपने मूल में रखने वाले आपराधिक कानून अधिक नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बदलाव के प्रतीक हैं। क्या, बीएनएस की धारा 173(1) में नागरिकों को मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार EFIR बिना उस क्षेत्र पर विचार किए जहां अपराध किया गया है FIR दर्ज करने का अधिकार दिया गया है, जिसको 0 FIR बोला जाता है। ठीक है, भले जो है अपराध कहीं भी हुआ लेकिन वो कहीं और पे भी FIR दर्ज किया जा सकता है। ठीक, इसके साथ जो EFIR की भी बात की जा रही है। बीएनएसएस की धारा 173(2)(1) ठीक है, वो क्या कहता है, इसके तहत नागरिक बिना किसी देरी के, सिटीजन जो है बिना किसी देरी के पुलिस द्वारा अपनी FIR की एक निःशुल्क प्रति जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे FIR लिखा गया है, जब थाने में FIR लिख दिया गया तो आप जो है पुलिस अधिकारी से बोलिए कि मुझको इसकी कॉपी दो। ठीक है, अगर नहीं देता है तो फिर आप उनके प्रति कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार मिलता है कहाँ से, बीएनएस की धारा 173(2)(1) के तहत। लेकिन FIR की कॉपी जो है पोलाइट तरीके से मांगिएगा। ठीक है, वरना एक और FIR हो जाएगी आपके ऊपर। ठीक, ओके। बीएनएसएस की धारा 193(3)(2) के तहत
पुलिस को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में पीड़ित को सूचित करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर कोई विक्टिम है, कोई पीड़ित है और वह जो है कानूनी प्रक्रिया को जाना चाहता है तो 90 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर जो जांच का जो प्रोग्रेस है, कहां तक जांच पहुंची है, क्या हुआ है, ये बताना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, और यह ताकत मिलती है बीएनएसएस की धारा 193(3)(2) के तहत। बीएनएसएस की धारा 184(1) क्या कहता है? इसके तहत पीड़िता की मेडिकल जांच उसकी सहमति से और अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर की जाएगी। ठीक, अगर कोई पीड़िता है अपना मेडिकल जांच नहीं कराना चाहती है तो आप मेडिकल जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीएनएसएस की धारा 184(1) के अनुसार पीड़िता की मेडिकल जांच उसकी सहमति से और अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर की जाएगी। बीएनएसएस की धारा 184(6) के तहत मेडिकल रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट है, चिकित्सक के द्वारा 7 दिनों के भीतर भेजी जाएगी। जो जांच अधिकारी है, जांच अधिकारी मेडिकल ऑफिसर, जो मेडिकल परीक्षण जिसने किया है, वह रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर ही भेजेगा। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है समराइज किया जा रहा है, ये ध्यान रखिए लेक्चर को। इसको भी देख लेते हैं फटाफट। बीएनएस की धारा 18(8) के तहत नागरिकों की अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए अपना स्वयं का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। ठीक, खुद की जो है दलील अपील आप कर सकते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और सुलभ बनाया गया है। धारा 230 बीएनएसएस, जो बीएनएस की धारा 230 है, उसमें नागरिकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो जो नागरिक हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं। किसके तहत? बीएनएसएस का जो धारा 230 है उसके तहत। बीएनएसएस की धारा 396 क्या कहता है? इसमें पीड़ित नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और मुआवजे का अधिकार होगा। अगर कोई विक्टिम है, कोई पीड़ित है, ठीक, अगर उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, तो उसकी पूरी जो चिकित्सा सुविधा होगी वो फ्री में दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीएनएसएस की जो धारा 396 है, ध्यान रखिए। बीएनएसएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण, ठीक है, जो गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो जो गवाही देने वाले हैं, ठीक, उनके संरक्षण, उनको कोई धमका ना सके, कोई उनको हार्म ना पहुंचा सके, इसके लिए बीएनएस की धारा 398 में बात कही गई है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी जो है लेक्चर में बोला कि पहले जो है मूवी में आप देखते होंगे गवाह जो है कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते थे। और बहुत सारी मूवी में ये दिखाया गया है कि कोर्ट परिसर में ही गवाह को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो मूवी तो छोड़ दीजिए, अगर आप लोग लोकल न्यूज पेपर भी पढ़ते होंगे तो उसमें भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाती होंगी। ठीक, तो उनके भी संरक्षण की बात की गई है बीएनएसएस की धारा 398 के तहत। धारा 360 को देख लेते हैं। बीएनएसएस की धारा 360 क्या कहती है? इसमें अभियोजन से हटने के लिए सहमति देने से पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया है और यह आपराधिक न्याय के लिए न्याय केंद्रित दृष्टिकोण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ओके, बीएनएस की धारा 404 की बात करते हैं। इसके तहत पीड़ितों को न्यायालय में आवेदन करने पर निर्णय की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार मिला है। ठीक है, तो जो भी पीड़ित हैं, आवेदन करने का जो निर्णय है उसका जो निःशुल्क है, मतलब कि उसकी जो कॉपी है, आप जो है बिना पैसे के प्राप्त कर सकते हैं। और यह बात कही गई बीएनएसएस की धारा 404 के तहत। धारा 530 क्या कहती है? तो बीएनएसएस कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है। ठीक है, तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसमें न्याय प्रणाली में, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता हो, चाहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, चाहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, सब में जो है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल जो एविडेंस हैं या जो उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प ली जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो यह जो है यहाँ पे हमारा यह लेक्चर कंप्लीट होता है।
यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। और यह वीडियो जो भी एसआई यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 प्रश्न आना तय है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।